तू निर्दोष, तुझे क्या डर है? बिल्कुल। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है? पग पग पर साथी ईश्वर है। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा वाह। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो आज के समय में सर डिग्री या फिर स्किल? दोनों जरूरी है, लेकिन स्किल ज़्यादा जरूरी है। देखिए स्टार्टअप्स आप हमेशा, मैंने बोला ये जो 5 to 8 वाला जो टाइम है, इसमें आपने अपना विजन ले लेना है, क्लियर कर लेना है कि मुझे क्या करना है, और आपने 9 से स्टार्ट कर देना है ताकि 12 तक आते आते आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। तो मैं छोटा था तो मैं उनसे कहता था मैं जॉब नहीं करूँगा, पर मैं जॉब दूंगा। ये बचपन से था, मतलब पहले से ऐसे था। We are honored to have with us today Mr. Kaushal Kumar, Chairman of Ray Foundation, recognized by global leaders and international organizations. I would like to mention some name here, just like Dr. Kiran Bedi, Satpal Ji Maharaj, and Malaysia Nepal Rotary Club. स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट में, एएमएस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद 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 महिंसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए पॉडकास्ट की, एक नया आपने चैनल स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से लोग, नए नए लोगों की जो जीवन शैली है, जो लोग हैं, उनको जान पाएंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हद तक उनसे प्रेरणा भी ले पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए काम के लिए। धन्यवाद सर। एजुकेशन का लेवल हो या फिर टूरिज्म हो या फिर बिजनेस हो, आपने भारत में नहीं और बाहर के देशों में भी पहचान बनाई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने, किन किन बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं और किस तरह से शुरुआत करी आपने इस पड़ाव को आगे बढ़ाने में। असल में क्या है, अभी तो हम लोग अलग अलग, क्योंकि मेरे अकेले का तो ये पूरा काम नहीं है, बेसिकली ये तो टीम वर्क है। तो इसमें पूरी टीम जुड़ी है, सेक्टर्स अलग अलग हैं। हम लोग ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी फाउंडेशन भी उसके साथ में जुड़ी हुई है। दूसरा, हम मीडिया और न्यूज़ के साथ में हैं। तो नेशनल लेवल का जो न्यूज़ चैनल है वो हमारे पास है, साथ में एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, मलेशिया का है, मलेशिया बेस्ड है, वो करीब 13 घंटे इसमें काम कर रहा है, तो हम उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, इसके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सेक्टर्स अलग अलग हैं, बस जो उसका उद्देश्य है वो एक ही है कि हाँ, कि जो जीवन स्तर है और लोगों को आगे बढ़ाना है। तो मैं जानना चाहूँगी, या हम सभी जानना चाहेंगे कि कौशल कुमार एज अ पर्सन आपने कैसे स्टार्ट किया? मैंने कैसे, तो बहुत लंबी जर्नी है। मतलब मैं अगर इसको स्टार्ट करूँगा तो मैं जो आता हूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरी मदर प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हैं, वो टीचर थी, फिर प्रिंसिपल पोस्ट से वो रिटायर हुए। फादर भी एजुकेशन पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी जॉब में थे। तो अब जो भी एक सैलरी क्लास पीपल होता है, तो उसकी हमेशा ये सोच होती है कि मेरा जो बच्चा है उसको भी एक अच्छी एजुकेशन मिले और एक अच्छी अच्छी उसको बढ़िया से नौकरी मिल जाए। उनका सोचना बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो साफ बोलते हैं कि हम पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है जिसमें हम कोई बिजनेस और या कोई बड़ा कोई काम बच्चे को खुलवा सकते हैं। तो बचपन से उनकी सोच ये होती है कि हाँ, तुमको पढ़ना है और पढ़ लिख कर तुम्हें इस लेवल पे आना है, उसके बाद अपने आप को खुद ही स्टैंड करना है, जॉब में आपको जाना है। तो अब मेरी चाइल्डहुड में जब माता जी कहती थी कि तुम्हें ना आगे चल के एक अच्छी सी जॉब करनी है, तो मैं छोटा था तो मैं उनसे कहता था मैं जॉब नहीं करूँगा, पर मैं जॉब दूंगा। ये बचपन से था, मतलब पहले से ऐसे था जी। जब मुझे याद है कि 10th क्लास के अंदर मैंने पहला एक रेलवे का एग्जामिनेशन होता था, तो रेलवे का एग्जामिनेशन देने के लिए मैं गया वहाँ पर। तो जब मैं उस एग्जामिनेशन को देने गया तो मैंने कहा इतनी भीड़, मतलब ट्रेन पूरी पैक थी, सब लोग, इतनी भीड़, तो मैं लगता था यार लोग ऐसे क्यों, मतलब जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, इसके अलावा भी तो कितने सारे काम हैं। तो वो फर्स्ट था। उसके बाद मैंने कहा यार अब मैं कोई मतलब और कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं दूंगा, मुझे दूसरी लाइन में जाना है। तो फिर एजुकेशन कंप्लीट होते 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 फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स ने बोला एक काम करो, अब तो तुम्हें, हम टीचर हैं, तुम्हें भी टीचिंग लाइन में जाना है, तो एक काम करो तुम
बीएड करो। हमने कहा ठीक है, तो हमने बीएड का फॉर्म भर दिया और गढ़वाल में उस समय एग्ज़ाम देने हम लोग गए। सेम वही, इतने सारे लोग, इतनी भीड़। तो मेरा गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन हो गया, मुझे श्रीनगर कॉलेज मिला। वाह, तो मैं वापस आया, Great. मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसी सी बात है और वहाँ श्रीनगर का मिला है कॉलेज। तो उन्होंने कहा "हाँ, तुरंत आप जाओ"। तभी क्या हुआ, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था तो मुझे एक ऑफर भी मिल गया एक कंपनी की तरफ से। मैंने उस सभी में इंटरव्यू दिए हुए थे, तो एक कंपनी की तरफ से मुझे ऑफर मिला। जी। तो मैंने डिस्कस किया कि तुम लोग क्या करोगे अगर बीएड करोगे। तो उन्होंने कहा बीएड करेंगे, बीएड करने का शिक्षा मित्र बनेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहे फिर उसमें जॉब करते रहते हैं, फिर आगे फिर गवर्नमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने कहा यार इनको तब ऑप्शन मिलेगा, मुझे तो ऑफर मिला हुआ है। तो मैंने वो छोड़ के जॉब ज्वाइन कर ली। तो घर में बड़ा विरोध हुआ कि अरे ऐसा क्यों कर लिया अभी तुमने, और अभी तुम एजुकेशन करनी थी, क्यों उसमें चले गए अभी। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा जो है मुझे एमबीए करना है, मैं एमबीए करूँगा। ओके। तो पेरेंट्स ने कहा नहीं, अगर तुम बीएड करोगे तो हम सपोर्ट करेंगे, एमबीए करोगे तो हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने जॉब के साथ में एमकॉम किया। ओके। एमकॉम करते 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 फिर क्योंकि मैं जॉब कर ही रहा था, फिर मैंने उसके साथ में ही एमबीए किया। उसके बाद हम लोग एक और कंपनी में इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ दो लोग आए हुए थे। एक ने जस्ट, वो मेरा फ्रेंड था, उसने जस्ट एक एमबीए कंप्लीट किया था एक रेगुलर लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और मैंने करा था डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से। ओके। तो जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी था काम करने का। वो फ्रेशर था, जबकि उसका एमबीए रेगुलर था और मेरा एमबीए डिस्टेंस में था। तो एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपके पास डिग्री है, उसके साथ में स्किल्स भी है, तो आप जल्दी तेज़ी से ग्रो करते हो। तो यहाँ पर ये था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मुझे एक और ऑफर मिला। एक कंपनी थी, वो रुद्रपुर में एक सेटअप करना स्टार्ट करने जा रही थी। वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, IIJT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। उसमें मुझे एज अ सेंटर हेड की अपॉर्चुनिटी मिली आने के लिए। तो मैंने एज अ सेंटर हेड उसको ज्वाइन किया। जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो वो अभी वो सेटअप बन रहा था। उसके ओनर थे कमलजीत सिंह तलवार जी। तो उन्होंने बोला कि अभी आपने देखना है, सब कुछ आपने, उन्होंने कहा कि आपका है अब और आपने ही देखना है इसे। तो वो भरोसा बहुत करते थे इस चीज़ों के ऊपर, सपोर्ट करते थे। तो वहाँ पर मैंने उसको, जब सेटअप बन रहा था तो वहाँ पर लेबर लगी हुई थी सारी की सारी, वो दरवाजे लग रहे थे, शीशे लग रहे थे। तो उन्होंने मुझसे, दिन में काम चल रहा था तो मैं सुबह करीब 8 बजे पहुँच जाता था और पूरा अपने सामने काम कराता था। तो रात में करीब 6 बज जाते थे, 7 बजे मैं वापस निकलता था। तो एक रात में जब मैं 7 बजे वापस निकल रहा था, तो क्योंकि बड़ा सेटअप बन रहा था, तो लेबर जो है सुबह और शाम दोनों टाइम काम करती थी, डबल शिफ्ट में काम करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मतलब रात में कब तक काम करोगे? उन्होंने कहा सर हम पूरी रात काम करेंगे, सुबह 4-5 तक हम ये पूरा काम एक पोर्शन हम रेडी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर मुझे याद है मैं अपना लैपटॉप तो ऑफिस में छोड़ आया हूँ। फिर मैं वापस आया लैपटॉप लेने के लिए 1 घंटे के बाद। जब मैं आया तो देखा सब लोग सो रहे थे, सारे लेबर्स थे सो रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो गलत है। मैंने कहा आपको तो रात का भी पेमेंट दिया हुआ है, आप काम करो। तो मैंने उनको सुबह 4 बजे तक बैठ के वहीं पे मैं जगह रहा और रात सुबह 4 बजे तक मैंने उनको पूरा काम कराया। उसके बाद मैं चला गया और फिर 6 बजे फिर दोबारा वापस आया। तो ये बात बस ये कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी थी तो मुझे उसको फुलफिल करना था। तो ये बात मैंने किसी को बताई नहीं कि ऐसा हुआ था, पर ये बात किसी लेबर ने उनको बता दी, मालिक को बता कि बताओ उन्होंने हमें रात भर जगाया और 4 बजे तक काम कराया। इनफैक्ट लाइट चली गई तो उन्होंने मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती में काम करवाया हमसे, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यार कोई मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड है। तो फिर नेक्स्ट चीज़ें आगे बढ़ी। हम लोगों ने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, सिक्किम मनपाल यूनिवर्सिटी थी, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी के हमारे पास एग्जाम सेंटर्स आ गए। वो हमने फिर एजुकेशन पे हम लोग धीरे धीरे काम करने लगे। हम लोगों ने फिर एक नई सोसाइटी बनाई और जिसका नाम था जस कमल एजुकेशन सोसाइटी। तो जो मेरे ओनर थे उस समय, वो उस समय मेरे पार्टनर बने। तो वो चेयरमैन थे और मैं सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया एजुकेशन के ऊपर काम करना। तो जस कमल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से हम लोगों ने वर्क किया। बहुत अच्छा वर्क चल रहा था।
जो लोग जॉब कर रहे थे तो हम उनको डिस्टेंस के थ्रू स्किल और एजुकेशन दोनों प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो बहुत अच्छा चलता रहा। एंड उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट जब चल रही थी तो गवर्नमेंट ने जो दूसरी कंट्रीज दूसरी स्टेट्स के अंदर जो दूसरी यूनिवर्सिटी काम कर रही थी उनको उन्होंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा। तो वो समय पे चीज़ें डाउन हुई। इनफैक्ट कि जो टर्नओवर था हर महीने का करीब 7 से 8 लाख रुपए हर महीने का टर्नओवर हमारा जाता था, वो एकदम ज़ीरो हो गया। स्टाफ बहुत ज़्यादा था हमारे पास, लेकिन हम स्टाफ को ये नहीं कह सकते थे कि यार अब ये ख़त्म हो गया तो आप चले जाओ। तो हम लोगों ने कहा कि इनको भी मेंटेन करना है तो चीज़ें भी हमें एजुकेशन लाइन में कुछ और हमें सोचना होगा। तो भैया ने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि जैसे स्कूल्स बहुत सारे हैं, हम क्यों ना ऐसा करें कि जो एक स्कूल लाइन में हम लोग इंटर करते हैं और मिनिमम फीस के अंदर जो बढ़िया एजुकेशन है वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ से जन्म हुआ जॉइन एजुकेशन प्री स्कूल फ्रेंचाइज का। तो हम जानना चाहेंगे सर, जॉइन एजुकेशन बहुत ही खूबसूरत नाम है और इसी नाम से सब कुछ निकल के आ जाता है कि एजुकेशन विद जॉय। एजुकेशन के अंदर मतलब जब तक बच्चा खुश नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा तो एजुकेशन का क्या फ़ायदा। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जॉइन एजुकेशन ही क्यों, कोई अपना ही ब्रांड क्यों ना ले? वाई फ्रेंचाइजी ऑफ जॉइन एजुकेशन और जेआई? दो चीज़ें हैं फ्रेंचाइजी। देखिए। हाँ, फ्रेंचाइजी और देखिए दोनों काम हो सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपना खुद अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी में एक बेनिफिट मिलता है। फ्रेंचाइजी में बेनिफिट क्या मिलता है कि वो पहले से ही सेटअप उनके पास सब रेडी होता है। हारने की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि उनके पास हर चीज़ रेडी होती है। अगर मैं जॉइन एजुकेशन की बात करता हूँ तो अभी हम लोग 5 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। इंडिया में ऑलरेडी हमारी फ्रेंचाइजी हैं। अगर हम बात करें नेपाल में भी फ्रेंचाइजी, नेपाल बहुत तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है। मलेशिया में हमारी टाइप्ड है, मतलब कि हमारे पास करिकुलम है तो हमने टाइप करा है कि हम मतलब इन एसोसिएशन विद जॉइन एजुकेशन के साथ में। न्यू जिनेमा में हम लोगों ने अभी नया सेटअप स्टार्ट किया है, नई फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करी है और रिसेंटली अभी हम लोगों ने श्रीनगर के अंदर भी इंटर किया है। तो हमारे पास यूनिक क्या है, वो है करिकुलम। बिल्कुल। करिकुलम के अंदर क्या है, वो करिकुलम आपको इंटायर इंडिया में, इंटायर नेपाल कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पीछे बहुत रिसर्च है। क्योंकि 2011 में भैया ने ये आइडिया दिया और हमने इसके ऊपर करीब 1.5-2 साल रिसर्च करी। फिनलैंड, सिंगापुर के अंदर मॉन्टेसरी एसोसिएशन है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है, उनके साथ में मिलकर एक करिकुलम डिज़ाइन हुआ जिसको बनने में 2 साल लग गए थे। वो डिज़ाइन होने के बाद हमने 2012 में पहला फ्रेंचाइजी ओपन किया जो पंतनगर में ओपन किया था। उसके बाद फिर हमने टाइम लिया, 2014 में फिर हम लोगों ने हल्द्वानी में ओपन किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो लखनऊ है वहाँ हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम बिहार में हमने स्टार्ट किया। 2017 में हमें नेपाल से लोग मिलने के लिए आए। हुआ क्या था कि वो पहले उन्होंने बोला कि हमें एक प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो वो दूसरी जो प्री स्कूल्स हैं, किड्स हैं, यूरो किड्स हैं, वहाँ पर वो गए दिल्ली में चेक करने के लिए, बात करने के लिए। वहाँ उन्होंने किसी ने बोला कि भाई एक काम कीजिए, आप कभी जॉइन एजुकेशन है, जीआई प्री स्कूल्स हैं, उनसे मिलिए। तो मुंबई से हमारे पास फ़ोन आया, उनकी क्वारी मुंबई गई हमारे ऑफिस में, मुंबई से हमारे पास फ़ोन आया कि वो आपके नियर के हैं। तो हमने उनको इन्वाइट किया कि आप आइए। तो वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि सर जो आपका करिकुलम है ना, ये हमने कहीं नहीं देखा है और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है यहाँ जो बच्चे ले रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसी एजुकेशन। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा हम आए तो थे एक फ्रेंचाइज ओपन करने के लिए, लेने के लिए, लेकिन हमें आप पूरा इंटायर नेपाल के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें आप मास्टर फ्रेंचाइज दे दीजिए और हम पूरे नेपाल में हम ही लोग काम करेंगे। तो हमने उनसे टाइप किया और उन्हें मास्टर फ्रेंचाइजी हमने नेपाल के दिए। आज वहाँ से वो जहाँ जहाँ पे वो फ्रेंचाइजी ओपन हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंटर आज तक बंद हुआ है और कोई भी सेंटर लॉस में है। खुद मैं पर्सनली सर, मैं आपके करिकुलम को मैंने खुद चलाया है और मैं रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छा करिकुलम है, फ्रेंडली है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। सब एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, तो मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करूँगी सर। बहुत अच्छा करिकुलम है। और आपने तो इसके बाद नेपाल के बाद फिर श्रीलंका में भी आप आए, मलेशिया में भी आप हैं,
तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप इसके लिए। नहीं, मैंने वही कहा, ये सारी चीज़ें जो हैं टीम से ही हैं। और क्योंकि जब एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट होती है तो वहीं से फीडबैक आता है ना। तो मैं वही वापस आ रहा था कि फ्रेंचाइजी और इसमें डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंचाइजी अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप सोचिए कि आप इंटरनेशनली कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। एक स्कूल अगर आप ओपन करते हैं, किसी जगह पे आप ओपन करते हैं और आपने ओपन स्कूल किया, तो वो एक लोकली स्कूल है जो वहीं के लिए है और वहीं चीज़ें वहाँ से अपडेट नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने फ्रेंचाइज ली है तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। चीज़ें हैं कि वर्ल्ड में अब नई चीज़ें क्या हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि फिनलैंड, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी, फिनलैंड है। एजुकेशन में टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी, फिनलैंड है। तो आप सोचिए कि वो चीज़ आपको मिल रही है आपके यहाँ पर बैठे हुए। अभी हमारे यहाँ पूरा एक स्कूल के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो अभी मलेशिया गए थे लास्ट टाइम विजिट करने के लिए। अमेरिकन स्कूल उन्होंने विजिट करे, है ना। वहाँ की एजुकेशन देखी, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नई टेक्निक्स उनको मिल रही हैं। वो टेक्निक्स उन्होंने सीख कर आया, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। और हमने देखा कि बच्चे मतलब आप मान के चलिए 5 टाइम्स मोर एक्टिव हैं। अगर आप कंपेयर कर, कभी आप जैसे कि मैं रेकमेंड करूंगा सभी लोगों को कि अभी आप जाएं किसी जीआई प्री स्कूल के अंदर फ्रेंचाइज में, देखें और बच्चों से मिलें और बात करें, तो आपको लगेगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। इनफैक्ट कई सारे बच्चों ने उसी करिकुलम के बेस पे उनकी मेमोरी इतनी साफ है कि उन्होंने मेमोरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, है ना। अभी एक बच्ची थी, उसने वेस्ट बंगाल ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 1 मिनट के अंदर 64 इन्वेंटर्स के नाम बताए थे। तो जयपुर स्कूल की एक बच्ची है, उसने 1 मिनट में 70 बताए, है ना। यानी वेस्ट बंगाल का जो बच्चा था उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उत्तराखंड की बच्ची ने, है ना। तो अब ये सोचिए कि एक बच्ची है जो 1 मिनट में 70 इन्वेंटर्स के नाम बता रही है ना। उसी क्लास में और भी बच्चे होंगे, तो वो हो सकता है कि वो 2 मिनट में बताएं, कुछ होंगे जो 5 मिनट में बताएंगे, हो सकता है कुछ 10 मिनट के अंदर 70 इन्वेंटर्स का नाम बताएं। लेकिन जो 10 मिनट के अंदर भी 70 इन्वेंटर्स के नाम बता रहे हैं, वो और लोगों से बहुत आगे हैं, और बच्चों से बहुत आगे, है ना। तो एक ये लेवल है जो मतलब आपको पता मिलता चलता है। फ्रेंचाइजी अगर है, करिकुलम प्रॉपर है, तो आपको एजुकेशन में डिफरेंस पता चलता है। उन बच्चों से मिलने के बाद आपको डिफरेंस पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि देखिए जो चीजें हैं ना वो उसी से पता चलेगी। हर स्कूल के अंदर पढ़ाई सेम होती है ना। कोई ABCD ही पढ़ाई जाएगी, 1 2 3 ही पढ़ाया जाएगा, सब चीजें होगी, बट पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो फिर आपको मिलता है अगर आप इंटरनेशनली कनेक्ट होता है, और आपको औरों से अलग बनाता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी पहचान दी है जॉय इन एजुकेशन नेपाल में, इंडिया में, मलेशिया में और श्रीलंका में, और मैं चाहूँगी और भी ब्रांचेस आपको मिलें। करिकुलम इतना शानदार है कि हर कोई इसको एक बार देखे, आके विजिट करे, जो भी अपनी फ्रेंचाइजीज खोलना चाहता है, और एक बार जरूर विजिट करे, जॉय इन एजुकेशन के बारे में जाने और फ्रेंचाइजी ले। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा सर? टर्निंग पॉइंट? यस सर। कहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेशर किया कि आपको डिग्रीज लेनी है, कहाँ आपका अपना खुद का सेल्फ मेड पर्सन बनना था आपको, और आपका अंदर जो आवाज़ आती थी वो आती थी, मुझे अपना ही कुछ करना है। तो सर टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी लाइफ का? कि टर्निंग पॉइंट ऐसे तो क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो भी किसी को पता नहीं है। जी सर। होता क्या है कि जब मैं बड़ा जिद्दी टाइप का इंसान था बचपन से, आज भी हूँ। तो होता क्या था कि जब पेरेंट्स ने बोला ना कि आपको तो अब हम नहीं करेंगे सपोर्ट, आपने खुद ही करना है, ऐसा नहीं, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। कभी भी उनसे कुछ बोलो कि ये करना है तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे फादर हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे। और उस समय क्या हुआ कि जिद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय क्या होता था कि जब हमने यहाँ पे सेटअप नया स्टार्ट किया, जब ले लिया तो क्या होता, खुद मैनेज करना है हर चीज़, है ना। सेविंग्स बहुत कम थी जब मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि बिजनेस करना है, तो सेविंग्स उसमें बहुत कम थी, तो मैंने स्टार्ट किया उस चीज़ को। तो होता क्या था कि इनफैक्ट कि कभी कभी ये होता था कि पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था कि घर में ना पता चले कि मतलब ये प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। तो रात में नॉर्मली मैं रुद्रपुर से, किच्छा मेरा घर है, तो मैं रुद्रपुर से निकलता था और ऑफिस से बाइक स्टार्ट करके निकली, और ये जो राधा स्वामी सत्संग है वहाँ पे मैं बाइक ऑफ कर देता था। और मैं उसको पैदल लेके जाता था घर तक। घर से पहले कुछ टाइम थोड़ी दूर में बाइक स्टार्ट करता था और फिर घर में आ जाता था कि उनको ये ना लगे कि मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है, और अंदर में देखा बिल्कुल सब ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मैनेज हो रहा है, ताकि उनका लगे कि हाँ, क्योंकि होता है ना, बोलेंगे देखा हमने बोला था ना, हम बोल रहे थे कि मत कर। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने फ्रंट पे दिखाया नहीं, लेकिन ये हर किसी की लाइफ में आता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ, आज इतने सारे जब प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, यंगेस्ट होते हैं, जैन जी हमारे साथ में होती है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि कई स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन उनके पास ना कोई उसके आगे बढ़ना कैसे है, कैसे आगे जाना है, जब डिफिकल्ट टाइम आएगा तो हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो उनके पास इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। तो हम उनको समझाते हैं कि जो गलतियां मतलब हुई हैं, क्योंकि हम कई चीज़ें जो हैं गलतियों से सीखते हैं, है ना, क्योंकि गलती जब हो जाती है तो बड़ी पेनफुल होती है। कहते हैं मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन इट हैपन, बट आफ्टर 1 year द कलेक्शन ऑफ मिस्टेक कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो आप अपनी जो गलतियां हैं जब आप उससे सीख जाते हो ना, तो वो एक्सपीरियंस कहलाता है। तो मैं उनको 2 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ हमेशा, कि पहले मतलब एकदम से स्टार्टअप को स्टार्ट ना करें। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो पूरी रिसर्च करें और अपने पास बैकअप रखें, कम से कम 2 साल का बैकअप अपने पास लेके चलें, तभी आप उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। अगर मतलब 2 साल तक आपको अर्निंग ना हो, फिर भी आपके जो रूटीन खर्चे हैं, ऑफिस का एक्सपेंडिचर है, स्टाफ का खर्चा है, आपके अपने एक्सपेंडिचर, वो मेंटेन हो, जब ये बैकअप आपके पास आ जाए तब आप स्टार्ट करें। धीरे स्टार्ट करें, लेकिन जल्दबाजी में स्टार्ट ना करें। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एज अ पार्टनर ही करें। कभी ये ना करें कि जैसे हमने गलती करी, जब हमने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें लॉस हुआ, तो जब हमने स्टार्ट किया उसको, तो दूसरे पार्टनर ने बोला कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, आप लगा लो। तो हमने कहा चलो, मतलब कि जबकि 60-40 का रेशियो था, और जब लगाया गया तो मेरा 90% फंड इन्वॉल्व था और उसका सिर्फ 10% इन्वॉल्व था। तो जब लॉस हुआ तो वो किनारे हट गए कि भाई हमें तो मतलब नहीं है इस चीज़ से, और आपने करा है, डिसीजन आपके, तो आप देखो उसको। वो 90% लॉस अकेले झेलना पड़ा। तो पार्टनरशिप कभी करें तो ऐसे ही करें, जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि पर्सनल रिलेशन इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, कनेक्शंस आपको इसमें प्रोफेशन ही रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल रखना चाहिए, और प्रोफेशनल रखना चाहिए, तभी आप उसको आगे ग्रो कर पाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपने उसको प्रोफेशनल नहीं करा तो आप फेल हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ें हुई, हम बहुत नीचे गिरे, फिर धीरे 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 आए, उठे, क्योंकि जो पार्टनर्स थे सभी लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं। कुछ थे जिन्होंने कहा चलो जो हो गया है अब साथ देखेंगे, तो वो उसके अंदर थे, दैट द रीज़न। कुछ दोस्त थे, कुछ लोग थे, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि हम भी उस जगह पे कहीं रुक गए होते, है ना, क्योंकि हौसला नहीं होता ना। कोई इतना कह दे कि यार मतलब कि चिंता मत करो, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो जैसे मेरे भैया हैं कमल जी ने तबाह, तो मुझसे हमेशा कहते हैं कि मतलब कि चिंता मत करना, मैं पीछे खड़ा हूँ तेरे। और जब भी कभी ऐसा टाइम आया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हमेशा पीछे खड़े थे, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले, है ना। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं उनके पास कोई बैकअप नहीं होता है ना, तो उसमें मोरल डाउन हो जाता है, कोई हो जाता सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बिजनेस में करते समय हमेशा आप मतलब इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, तभी आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे। जी सर। तो सर, रे फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, रे फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? रे फाउंडेशन बेसिकली क्या है कि अभी करीब 250 स्कूलों से जुड़ा है, और हमारा सिंपल सा तरीका था। हमने एक सोच से स्टार्ट किया था कि पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके बिहेवियर को पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। मतलब बच्चा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है उसको पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, और फिर वो बच्चे को बोलते हैं कि यार बच्चा मतलब कि मिसबिहेव कर रहा है, बच्चा गलत है। तो इस चीज़ के मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए हमने स्टार्ट किया था पेरेंटिंग के लिए, कि हम एक पेरेंटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उसके थ्रू हमने कहा कि चलो इसको हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, और हर स्कूल के साथ में हम पेरेंट्स को समझाएंगे कि जो बच्चा है, मतलब उसके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही हैं ना। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, हम कहते हैं वो 5 तरीके से सीखता है ना, अनुकरण से, अनुकरण से, अनुकरण से, अनुकरण से, अनुकरण से। जो बच्चा देखता है वही बच्चा
सीखता है बिल्कुल। है ना। तो जो बच्चा जो भी उसके साथ बिहेवियर इशू है, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स है ना, बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चे के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम कुछ और है। तो उस प्रॉब्लम को हमें समझना कैसे है, उसके लिए बेसिकली पेरेंटिंग स्टार्ट की गई थी। तो जब हम उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते थे तो लिटरली पेरेंट्स रोने लग जाते थे। तो उनको वो मिलते थे बाद में आके हमसे कहते थे सर शायद हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाए थे, लेकिन हम अब समझ गए हैं कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता जी। हूँ बच्चों का जो बिहेवियर वाला हम्म। होता है। होता क्या है कि कोई इंसिडेंट होता है ना, कोई भी एक इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट के साथ एक इमोशन जुड़ेगा, इमोशन के साथ एक बिलीफ बनेगा, और बिलीफ के साथ वो बिहेवियर बन जाएगा, है ना। मान के चलिए कि एक बच्चा है जो भी मतलब कि स्कूल में पढ़ रहा है। एक दिन वो स्कूल से घर में लेट आता है। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटा आने में देर क्यों हो गई। तो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं स्कूल से आ रहा था, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ में खेलने में लग गया तो लेट हो गई। मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है, मम्मी एक थप्पड़ लगाती है उसको खींच के, है ना। अब कहते आगे से ऐसी गलती मत करना, स्कूल से सीधे घर आना। वो कहते हैं ठीक है मम्मी, चला जाता है। फिर दोबारा जाता है, वापस आ रहा होता है स्कूल से, सेम वही, उसको मिलते हैं बच्चे खेलते हुए, बच्चा है, फिर खेलने लग जाता है। फिर घर आता है तो मम्मी पूछती हैं लेट कैसे हो गए। उसको फिर वो पुराना थप्पड़ याद आ गया। तो कहता है वो मम्मी कुछ नहीं, असल में टीचर ने रोक लिया था, वो एक्स्ट्रा टाइम दिया था उन्होंने पढ़ने के लिए, तो मैं उनके साथ में वही एक्स्ट्रा टाइम की क्लास ले रहा था, इसलिए लेट हो गया। अरे मेरा बेटा थक गया होगा, आजा मेरा बेटा, चल क्या खाएगा, तेरे लिए बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। जी। ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ था, उसके साथ में एक और चीज़ हुई, एक बिलीफ जुड़ा। क्या हुआ कि जब सच बोला था ना तो मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने झूठ बोला तो मुझे प्यार मिला। ठीक है। तो यहां से वो बिलीफ जुड़ गया। अब क्या होगा, यही बिहेवियर बन गया। तो अगर वो बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ में इमोशन आया, इमोशन से बिलीफ बना, और बिलीफ से वो बिहेवियर आ गया। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो आपको उसको उल्टा करना है, यानी आपने पहले जाके वो बिलीफ चेंज करना पड़ेगा उसका, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये हम समझाते थे पेरेंट्स को। तो एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों बिल्कुल के साथ बिल्कुल। में होती हैं। तो वहाँ से फिर जो है रे रे फाउंडेशन की फाउंडेशन की शुरुआत हुई। और धीरे 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 आज मतलब सिर्फ इसी कंट्री में नहीं, आज 12 कंट्रीज़ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, 12 कंट्रीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं। और जितने भी एजुकेशन से चीज़ें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एजुकेशन है, इंटरनेशनल एजुकेशनल टूर्स हैं, बच्चे नेपाल से इंडिया आते हैं, यहाँ से मलेशिया, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो रे फाउंडेशन के थ्रू ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब जो है, अगर मैं आपको बताऊं, रे फाउंडेशन के साथ में करीब 18,000 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं। और करीब 2 से 3 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट सर्विस अभी तक हम लोग दे चुके प्रोवाइड हैं, कराई है। दे चुके हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ये है बेसिकली फाउंडेशन तो का। अभी बच्चों की बात हो रही थी सर, तो हम भी जानना चाहेंगे आपके चाइल्डहुड के लिए कोई ऐसा रिग्रेट चाइल्डहुड का कि आपको लगा हो कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या उस समय वो चीज़ नहीं होती तो एक ऐसा। इंसिडेंट है। ये भी मैं असल में कभी जब टीचर्स के साथ बैठा होता हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ। ये मेरी लाइफ का रियल इंसिडेंट है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं साइंस में बहुत अच्छा था। मतलब मैं क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ के अंदर मैं बहुत सारे डायग्राम्स बनाता था, है ना। और जैसे कि जूतों के डिब्बे से हम लोग बस बनाते थे, उसके अंदर रबर बैंड लगाते थे, रबर बैंड लगा के वो चलती थी बस, मतलब चला दिखाते थे। तो साइंस में बहुत एक्सपर्ट था मैं। और नॉर्मली जब साइंस के प्रैक्टिकल्स होते थे तो मेरे 20 में से 19, 20 में से 20 यही नंबर मुझे मिलते थे। तो मैं बहुत एक्सपर्ट बच्चा था साइंस का। एक बार, और हमारी जो साइंस टीचर थी उनका नाम था अथैया मैडम, मिस अथैया। और मुझे एक ट्यूशन हमें पढ़ाती थी, हम उनको मिश्रा दीदी कहते थे। वो भी बालेनियम स्कूल में मैं पढ़ा था। तो बालेनियम स्कूल में वो दोनों टीचर्स थी। अथैया मैडम मेरी साइंस टीचर थी, और वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाती थी मिश्रा दी, लेकिन वो मुझे ट्यूशन में पढ़ाती थी शाम को। तो आपको याद होगा कि पेरेंट्स पहले ना जो टीचर्स होते हैं उनमें बच्चे सौंप देते थे कि आप देखो इनको, है ना।
तो तो अच्छी चीज़ थी कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और सब टीचर्स मुझे बड़ा प्यार करते थे। तो किसी टीचर ने मुझे आज तक ना मेरी पिटाई नहीं लगाई, मतलब मैं किसी टीचर से नहीं पिटा। क्लास 5th के अंदर मैं मतलब क्लास 5th का ये वाकया है, मैं बैठा हुआ था, मिस अथैया क्लास ले रही थी। वहाँ से मिश्रा दीदी इंटर होती हैं, अंदर आती हैं और मुझे खड़ा करती हैं और अथैया मैडम से पूछती हैं कि और बताइए कौशल की ग्रोथ कैसी है और ये कैसा है। जो अथैया मैडम है वो मेरी साइंस की टीचर है, वो मैं साइंस में मैं एक्सपर्ट बच्चा हूँ। शायद उनको ये याद नहीं था। उन्होंने बोला कौशल ये सीरियस नहीं है पढ़ाई में, ये बिल्कुल Okay. सीरियस नहीं है पढ़ाई में। अथैया मैडम आती हैं और तार से एक थप्पड़ लगाती है। अच्छा, मुझे उस समय क्या होता है, मैं रोता नहीं हूँ, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब ऐसा क्यों कहा। और मैं गुस्से से मतलब अथैया मैडम को देख रहा होता हूँ कि मैं तो साइंस में इतना अच्छा हूँ और मैडम ने ऐसा क्यों बोला। फिर वो बोलती हैं कि अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, ऐसा करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। फिर एक थप्पड़ और आता है यहाँ पे। तो सारे बच्चे क्लास के, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं, सारे क्लास के बच्चे रोने लग जाते हैं मुझे देख के। मैं नहीं रोता, मैं खड़ा होता हूँ, बस एक आंसू यहाँ से निकलता है। फिर बस उनको मैं देख रहा होता हूँ। फिर मैं चुपचाप, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, मैं घर आ जाता हूँ। और मतलब ना मैं अथैया मैडम से कुछ कहता हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन उस दिन के बाद ना मैं साइंस छोड़ देता हूँ। Oh. देन उसके बाद मैंने साइंस के Oh. अंदर प्रैक्टिकल्स, बाकी चीज़ें, Serious decision. हाँ मैंने सिर्फ ही छोड़ दिया। मतलब मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। मैंने कहा यार मुझे नहीं करना है। बिल्कुल। 5th में मैं फर्स्ट आया था, सब में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, फर्स्ट डिवीज़न था मैं। साइंस में मेरे मार्क्स कम थे जो कि सबके अप होते थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज लेवल में आया तो 8th में हमें चूज़ करने को मिलता था कि आप साइंस लेंगे कॉमर्स लेंगे। तो मैंने साइंस छोड़ दी, मैंने कहा साइंस नहीं चाहिए मुझे, कॉमर्स चाहिए। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने कई चीज़ें उसके बाद भी करी थी, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल में बहुत चीज़ें बनाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंसिडेंट मेरे साथ नहीं होता तो आज तक मैं साइंस में कई पेटेंट मेरे हाथ में होते। क्योंकि उस समय जो चीज़ें थी, तो मैं हमेशा मतलब कि टीचर्स को समझाता हूँ कि जब आप बच्चों से कनेक्ट होते हो ना, तो उन बच्चों को समझो, उसमें देखो कि यार उन बच्चों के अंदर कौन सी खूबी है, उस खूबी को आगे बढ़ाओ। कि मतलब कि कभी भी ऐसे टीचर्स जो हम मुझे मिले, है ना, ऐसे टीचर बच्चों को ना मिले। तो ये मेरी लाइफ का इंसिडेंट है जो मेरे साथ ऐसा, तो मुझे आज भी रिग्रेट होता है। मैंने कहा अगर वो टीचर नहीं होती और कोई टीचर होती है जो मुझे वहाँ पर उस समय ये बोल देती ना कि ये साइंस में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, ये यहाँ का मतलब इसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इसके कई सारे, जबकि मेरे कम जो बच्चे वहाँ बना के लाते थे सबसे ज़्यादा डायग्राम्स, सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स होते वो मैं बना के सबमिट करता था। तो अगर वो होते तो मेरा उसमें मोरल बड़ा होता और कहीं ना कहीं आज उस साइंस फील्ड में ना मैं कहीं ना कहीं बहुत एक्सपर्ट होता। तो ये चीज़ थी जो मतलब कि नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई। तो तो ये कहीं ना कहीं है आपको रिग्रेट है कि मैंने डिग्री साइंस में क्यों नहीं ली, या मेरी एजुकेशन साइंस में क्यों नहीं हुई? नहीं, रिग्रेट नहीं है। मतलब मुझे आज अच्छा लगता है क्योंकि मतलब कि ये जो मेरा रास्ता है, ये रास्ता ठीक है क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। लेकिन वो जो साइंस वाला था तो मैं भी मतलब कि साइंस के अंदर कहीं ना कुछ इन्वेंटर ज़रूर होता, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता जो मैं बना सकता था, जो मैं कर लेकिन आज लेता। आप जहाँ पर हैं सर, बहुत अच्छी हाँ। जगह पर हैं, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे रोल निभा रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप चीज़ों को? देखिए मैनेज हो जाता है अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है ना। देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है तो क्या होगा ना, आपको उसमें कभी आप थकोगे नहीं उस चीज़ के लिए। मतलब मैं मॉर्निंग से लेके अगर आप देखेंगे, अगर रात के 9 बजे भी हम बैठेंगे तो मेरे फेस पे ये एनर्जी रहेगी क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ होती है फोकस। एक स्टोरी याद आ गई मुझे बात करते करते। जी। एक लेडी थी, वो रोज़ मंदिर जाती थी, है ना, रोज़ वो मंदिर जाती थी। तो एक दिन वो पुजारी के पास पहुंची, उसने बोला कि मैं ना कल से मंदिर नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं आओगी? कह रहा है मैंने देखा है मंदिर मंदिर जैसा लगता ही नहीं है। लोग यहाँ पर आते हैं, कोई फ़ोन की बातें कर रहा है, कोई अपने रील बना रहा है, कोई अपने बिजनेस की बातों में लग रहा है, महिलाएं यहाँ पे घर की बातें में डिस्कस करती रहती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे अब मंदिर आना चाहिए, मैं मंदिर नहीं आऊँगी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, कल से आप मत आना, लेकिन अब जा रहे हो तो एक मंदिर की परिक्रमा कर लो, ओके। है ना, और एक काम करो। तो उसको एक ग्लास भर के देता है पानी, कहता है ये ग्लास पूरा भरा हुआ है ना, इस ग्लास को लेके जाओ और पूरी आपने मंदिर की परिक्रमा करके वापस आना, और ध्यान रखना है कि इस ग्लास से पानी ना नीचे ना गिरे। नीचे ना गिरे।
अब वो गई और पूरी मंदिर की परिक्रमा करके आई और ध्यान रखा उसने कि ग्लास से बिल्कुल भी पानी नीचे ना गिरे। जब वो वापस लौट के आई तो उसने कहा, पानी तो नहीं गिरा? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं गिरा। तो उसने कहा, मुझे बताओ कि जब तुम ये ग्लास लेके परिक्रमा कर रही थी तो तुम्हें कोई बंदा फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई दिया? उसने कहा, नहीं दिखाई दिया। उसने कहा, अच्छा, कोई तुम्हें घर की बातें करते हुए दिखाई दिया? उसने कहा, नहीं। कोई रील बनाते हुए दिखाई दिया? उसने कहा, नहीं। तो उसने कहा, इसलिए कि तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ पर था, बिल्कुल। है ना? तो अगर आपका फोकस वहां पर है ना तो आपको बाकी चीजें दिखाई नहीं देंगी। व्हाट एन एग्जाम्पल सर। बिल्कुल। तो ऐसा ही है। तो अगर अगर आपको मजा आता है किसी चीज में और आपका फोकस है तो आप सोते समय भी ना आपके दिमाग में आइडियाज आते ये रहेंगे। तो अर्जुन का तीर और मछली की आंख जैसा हो बिल्कुल गया बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कि है। अगर आपका फोकस है तो आप कहीं भी कुछ भी आपको इधर उधर की चीजें नजर नहीं आएंगी, हाँ। सिर्फ आपका पॉइंट आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। लाइफ रूल आपका कोई सर, लाइफ रूल जो कभी ब्रेक नहीं करते आप, कोई ऐसा लाइफ रूल जो आप कभी ब्रेक नहीं करते? ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन एक रूल है, मतलब मेरा, अगर मैं वर्किंग अपने प्रोफेशन में जाता हूँ तो जैसे कोई काम होता है, अगर मान लो कि मैं डेली कोई भी, क्योंकि कभी होता है मैं दिन में मैसेजेस लोग करते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, मेल आती है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। ओके। मेरा एक रूल है कि अगर मैं सोने से पहले सारे मैसेजेस, सारे मेल्स की मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अगर कोई मेल मेरे पास आई है तो मेरे कोशिश ये रहती है कि मैं सोने से पहले उनके सारे रिप्लाई करूँ, भले ही रात में 1 बज जाए, 2 बज जाए, कभी कभी 4 बज जाते हैं। मुझे उस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करना होता है, मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए लेके नहीं जाता कि अगर ये काम है तो मैं आज ही रात में से कंप्लीट कर दूंगा। तो मेरा बस रूल यही है कि अगर कोई एक दिन का कोई आपका काम है तो आप उसी दिन कंप्लीट करो, उसे नेक्स्ट डे लेके मत जाओ। बिल्कुल। तो मैं सारी चीज़ें जो हैं मतलब सोने से पहले पहले सारी मेल के रिप्लाई, सारे मैसेज के रिप्लाई, हर चीज़ मैं उस समय क्लोज कर देता हूँ ताकि नए दिन मैं फिर नई चीज़ें से स्टार्ट करूँ। वेरी नाइस सर, वेरी गुड। जानना चाहेंगे सर, आपकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट आप क्या मानते हैं? अपनी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट। अभी तक लाइफ आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन है, टूरिज्म है, बिजनेस हैंडल कर रहे हैं आप इंटरनेशनली, और क्या मुकाम दिलाया आपने एजुकेशन, हर चीज़ में जहां आप हैं, न्यूज़ चैनल के साथ आप काम कर रहे हैं। तो आपका फेवरेट वर्क कह सकते हैं या फिर बिगेस्ट अचीवमेंट आप इनमें से किस एरिया बिगेस्ट में? अचीवमेंट में तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब हर जगह पे मुझे तो सम्मान मिला ही है। जी। उत्तराखंड में सतपाल महाराज ने मुझे टूरिज्म को एम्पायर करने के लिए सम्मानित किया था। रोटरी क्लब मलेशिया, नेपाल ने सम्मानित किया एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। किरण बेदी जी की संस्था ने सम्मानित किया है। मलेशिया के चीफ मिनिस्टर ने सम्मानित किया है। ब्रिक आशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हेड है उन्होंने सम्मानित किया है मलेशिया में। तो ये तो सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मुझे अचीवमेंट मुझे लगता है जो लाइफ में मुझे मिला है वो मुझे मिला है एक तो लोगों का प्यार और अपनापन, जो मुझे आज लगता है। और भाग्यशाली मैं हमेशा रहा हूँ, अपने बचपन से ही भाग्यशाली हूँ। मुझे रिलेशन बहुत अच्छे मिले, चाहे मेरे फ्रेंड सर्किल मुझे मिला, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, रिलेटिव्स। मेरी वाइफ। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं ये मुझे बहुत अच्छे मिले। आज भी जो लोग मुझे मिलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कभी कहीं जाता हूँ, मैं काठमांडू पहुँचा तो मेरे आने से पहले लोग वेट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं कि कौशल सर आ रहे हैं। और वो कुछ मतलब कि वहाँ पर मैं कुछ बोलूँ उससे पहले वो रेडी रहते हैं। तो इतना प्यार नेपाल में मिलता है, मलेशिया जाता हूँ वहाँ मिलता है, लोग आते हैं, वेट करते हैं कि यार कौशल सर आ रहे हैं वहाँ पे, और इतना ईगरली कि सर आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसा होता है। तो ये अपनापन, ये प्यार, इससे बड़ा अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो बस भगवान से मतलब जो मैं थैंक यू बोलता हूँ, इसी के लिए बोलता हूँ कि जो ये मुझे मिला है ना, बस ये बहुत ये तो बड़ा सर अचीवमेंट है। पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल लाइफ का अचीवमेंट क्या मानेंगे आप? लाइक हाँ, इंटरनेशनली जुड़ना और इंटरनेशनली काम हाँ, मैंने करना। कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये तो कहते हैं ना कि जो गुरु हैं उनके साथ, कहते हैं अगर कभी आपको आगे बढ़ना है तो उन लोगों के साथ रहिए जो कि उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। मैं भैया के साथ बड़ा कम रहा, जो मेरे, जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, मेरे बिजनेस गुरु भी वही हैं, कमलजीत सिंह तलवार। तो उनके साथ में बहुत कम रहा, लेकिन उनके साथ रहने से मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली, इतनी चीज़ें वो बताते थे, इतनी चीज़ें सिखाते थे। मैं बहुत गलतियाँ करता था, बहुत मिस्टेक करता था मैं, तो मुझे बैठाते थे, मुझे समझाते थे
है ना, कि बड़े लोग कभी लड़ाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, कहाँ पे तुम्हें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। अगर तुम सही हो तो तुम्हें मतलब कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर बिल्कुल सही कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिंपल वो कहते हैं ना कि तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, बिल्कुल। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे है, तेरा वाह। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे है। वाह। तो कभी भी ऐसा है कि अगर आप सही है ना तो आपके साथ सही होगा। सत्य, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सत्य सत्य की हमेशा जीतता है। जीतता है। वो परेशान हो सकता है लेकिन जीतेगा वही। जीते। तो हमने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा कि जब 2017 के आसपास की बात है कि मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम में गया था। तो उन्होंने बोला कि हम आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं और आईपीओ के लिए हमें एक प्लानिंग चाहिए, मतलब हमें एक प्लानिंग चाहिए, हम आईपीओ लेकर आने वाले हैं अपनी कंपनी के, तो आप हमें प्लान बताओ। तो जो भी हमें प्लान देगा तो उसको हमें अवार्ड देंगे। तो मैंने नॉर्मली एक प्लान बनाया कि हाँ आईपीओ अगर करने हैं तो आईपीओ ऐसे हम लॉन्च कर सकते हैं। वो मैंने प्लान उनको दिया। तो मेरा आइडिया उसमें बेस्ट बिजनेस आइडिया का अवार्ड मिला था मुझे। और मुझे इंडोनेशिया, वहाँ पर एक और पर्सन थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप इंडोनेशिया आइए, वहाँ पे साउथ एशियन बिजनेस मीट होने जा रही है, मैं आपके लिए सारे अरेंजमेंट कर दूंगा। तो मुझे नहीं पता, मेरे पास खाली पासपोर्ट था, बाकी अरेंजमेंट सारे उन्होंने करे वहाँ पे पहुँचाने का, टिकट्स। तो मैं उस समय ये मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और एक नई एक कंट्री में जाने का मौका मिला उस मौका समय। मिला। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे जब वहाँ पे मिले, बिजनेस पर्सनालिटी मिली, मिनिस्टर्स मिले, तो एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो उसके बाद धीरे धीरे मलेशिया, इंडोनेशिया, आज दुबई है, नेपाल है, श्रीलंका है, यूके के अंदर भी हम लोगों ने नई कंपनियां भी इस साल स्टार्ट करी है, नई कंपनी हमने स्टैब्लिश करी है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी अगर हमारी सोच उतनी वाइड नहीं होती, बढ़ती नहीं। वो तभी हो सकता था कि जब आप उन लोगों के बीच में रहें। तो कहते हैं ना, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहाँ हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आप पैशनेट हैं तो बियॉन्ड बॉर्डर्स भी आपके लिए रास्ते हाँ, खुले रास्ते हैं। खुले हैं। अगर आप पैशनेट ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है, तो शायद आप अपने देश में भी कुछ नहीं कर एग्जैक्टली पाएंगे। एग्जैक्टली। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, जो कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। पहला वो जो कैपेबल नहीं है, और दूसरा वो जो करना नहीं चाहता। सिंपल। इसके अलावा हर बंदे के पास काम है। तो पहला वो जो कैपेबल नहीं है, मतलब कि जिसके पास उसकी स्किल नहीं है ना, जो कुछ जानता ही नहीं है। आपने खाली बीए कर लिया, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आपको कौन जॉब देगा, है ना। अगर आपके स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी। या फिर वो जो करना ही चाहता, वो चाहता ही नहीं कि मैं काम करूं, इसके अलावा कोई ऐसा रीजन नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक ले। तो आज के समय में सर, डिग्री या फिर स्किल? दोनों जरूरी है, लेकिन स्किल ज्यादा जरूरी है। डिग्री इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखिए, जब आपको आगे अपग्रेड करना होगा ना, जब आप आउट ऑफ इंडिया कहीं जाएंगे, तो आपके पास स्किल है, लेकिन आपको उस लेवल पे जाने के लिए आपको डिग्री भी चाहिए। तो दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन स्किल्स विदाउट डिग्री और डिग्री विदाउट स्किल, है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। पूरक है ना। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्किल आपके पास होनी चाहिए। वो कोई भी स्किल हो सकती है। आजकल देखिए कितने सारे करियर ऑप्शन हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो है कम्युनिकेशन स्किल ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक स्किल आज की डेट में, मतलब कि नंबर ऑफ स्किल्स हैं। आप इंटरनेट ओपन करिए, नंबर ऑफ है ना, अपॉर्चुनिटीज, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। आप ये मान के चलिए कि अगर आप पहले अगर हम सोचते तो क्या होता था हमारे पास कि हमें क्या बीटेक मिलना है ना, कुछ बैंकिंग में जा रहे होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे होते हैं, कोई बीएड करने वाले होते हैं, सेलेक्टिव कुछ ही एरियाज, सिलेक्टेड करियर ऑप्शन होते थे। आज गूगल पे डालिए, है ना, 1000 से ज़्यादा हैं, मल्टीपल है ना। ऑप्शंस आर देयर। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको बच्चों तक कौन पहुंचाएगा, बिल्कुल, है ना, उनको बच्चों तक कौन पहुंचाएगा। तो इसके लिए अगर स्किल्स अब एड ऑन करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही आ चुका है, लेकिन स्कूल को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बच्चों को बताना पड़ेगा कि यार स्किल्स ज़रूरी होती है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है? 12th तक जो बच्चा होता है ना, उसके पास कोई सोच ही नहीं होती है। हम लोगों ने एक रिसर्च की थी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। सपोज कीजिए कि आप अपने बच्चे को किसी मतलब किसी स्कूल में डाल रहे हैं, तो क्यों डाल रहे हैं? उसके पीछे क्या पर्पस है आपका, क्यों डालना चाहते हैं बताइए।
सर अगर आप अच्छी किसी एजुकेशन के लिए, अच्छा सीखे, आगे बढ़े। आगे फाइनल गोल आप कहेंगे कि अच्छी डिग्री ले, पर मैं ठीक। कहूँगी अच्छे स्किल्स हों, अच्छे उसकी क्वालिटीज़ अच्छी सीखे, वैल्यूज़ सीखे। राइट। उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो। फाइनल गोल बिल्कुल। वही है कि वो या तो वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हम्म। सेल्फ अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, है ना। अभी क्या है कि यानी कि इसके लिए जो मतलब अगर हम जोड़ें तो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। 3, पहला स्कूल, बिल्कुल। दूसरा जहाँ डिग्री लेगा यानी कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और तीसरा जहाँ पे वो जाएगा यानी कॉर्पोरेट, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, है ना। 3। तो हम लोगों ने क्या करा है, इन तीनों को एक जगह इकट्ठा किया। ओके। तो हमने पहले स्कूल के प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया, यूनिवर्सिटी के डीन रजिस्ट्रार्स को इनवाइट किया, और हम लोगों ने जो एचआर हैं टॉप कंपनीज के एचआर को इनवाइट किया। हमने सबसे पहले एचआर से पूछा कि आप एक बार बताइए कि क्या आज की डेट में जॉब्स की कमी है। उन्होंने साफ बोला कि सर जॉब्स की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी है। हमारे पास आज भी 600 जॉब्स हैं, हम लोग 1000 से ज़्यादा इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, हमें 200 भी ऐसे लोग नहीं मिले हैं कि जो उस जॉब के लिए कैपेबल हों। हमने कहा यानी अच्छा प्रॉब्लम है, तो हमने यूनिवर्सिटी पे आए, हमने बोला यूनिवर्सिटी वालों से भाई क्या प्रॉब्लम है। जब वहाँ पे प्रोडक्ट दो ना, वहाँ पे जब चीज़ें रेडी हैं तो आप वैसे ही प्रोडक्ट रेडी करो, बच्चों को वैसे स्किल्स दो ताकि वो उनको वहाँ जॉब मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको। उन्होंने कहा सब बच्चा जब हमारे पास आता है ना तो उसको मैं दोबारा से सिखाना पड़ता है, दोबारा से उसको समझाना पड़ता है हर चीज़, क्योंकि उसका विजन ही क्लियर नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता मैं यहाँ आया क्यों। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले साइंस से इंटर करेंगे, उसके बाद बीटेक करेंगे, बीटेक करने के बाद एमबीए करेंगे, और फिर किसी बैंक में जॉब कर रहे होंगे। तो अगर आपका फाइनल गोल बैंक में जॉब करना था तो आपने फादर का या मदर का 30 लाख रुपए बीटेक में क्यों खर्च किए, है ना। तो हमने फिर उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा गोल ही नहीं है सर, स्कूल वाले जो हैं उनको बताते ही नहीं है, उनके पास विजन ही नहीं था बच्चों के पास। तो वो 12th के बाद ये सोचता है कि अब मैं सोचूंगा मुझे करना क्या है। तो हमने फिर स्कूल वालों से पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, आप बच्चों को क्यों नहीं समझाते हो। तो उनका सिंपल सी कहना था, होता क्या है ना, पेरेंट्स जो प्रेशर देते हैं वो प्रेशर होता है मार्क्स का, कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आ गए, मेरे बच्चे के मार्क्स 99.9 क्यों नहीं आए हैं, उसके 80 क्यों आ गए। अगर किसी के 80 आ जाए वो तो लूजर में आता है ना। तो आप बताएं हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे उस समय, मुझे याद है मेरी जो आई थी कॉमर्स में कोई फर्स्ट नहीं आया। मैं बस जब ये 5th और इसमें हम थे तब फर्स्ट क्लास चलती थी। मेरे जो टीचर थे वो भी सेकंड क्लास थे, क्योंकि उसमें कोई आया ही नहीं था फर्स्ट। तो मेरी जब गुड सेकंड क्लास आई थी ना, तो गुड सेकंड क्लास एक बहुत बड़ी होती थी, फर्स्ट क्लास के बाद ये गुड सेकंड क्लास लाया। गुड सेकंड क्लास का मतलब होता था कि आप फर्स्ट नहीं आए हैं, आपके 53% नंबर आए हैं, उसमें भी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी। गुड सेकंड क्लास एक ऐसी होता था। तो मैं सोचता हूँ कि यार उस समय ये मार्क्स आते थे, और आज बच्चे 99.9% मार्क्स लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको बैठाकर पूछोगे चीजों को, वो बस मार्क्स है, उनके पास नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। है ना, उन्होंने वो चीज, आज भी हमें वो चीजें याद है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, है ना। यमक अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, हम आज भी बता सकते हैं। बच्चे आज की क्यों नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रटा है, हमारे टाइम पे वो समझाया जाता था। मार्किंग बहुत हार्ड की जाती थी कि अगर आपने गलत लिखा है तो 0 मार्क्स ही आएगा, ताकि हम समझें उस चीज को और हम फिर मेहनत करें। अगर आप एक टीचर मार्क्स काट देती है ना, पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं कि भाई ये क्यों आपने काट दिए मार्क्स इसके, बच्चे का मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को ये समझाना बहुत जरूरी होता है। तो स्कूल वालों ने कहा कि सर पेरेंट्स जो है ना वो मार्क्स के ऊपर आते हैं, तो हम क्या करें, है ना। तो फाइनली हमें एक चीज समझ में आई कि जो मेन टाइमिंग है एजुकेशन का, प्री से लेके जो 5th क्लास तक का ये जो टाइमिंग है, ये मेन टाइमिंग है। इस टाइम पे अगर बच्चे को आपने बता दिया कि मुझे लाइफ में क्या करना है, सारे विजन, सारा चीजें वो यहीं पर आती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है बच्चे की लाइफ का। तो हमने उसको डिवाइड किया। हमने क्या करा, प्री से लेके केजी तक का ये जो टाइम होता है, यहाँ पर बच्चों को केयर चाहिए। बच्चा जब अपने घर से आता है ना, तो पेरेंट्स भी यही कहता है कि मेरे बच्चे को केयर चाहिए। एजुकेशन सेकेंडरी, उसको केयर चाहिए। वो बाहर से आया है ना, घर छोड़ के आया है, तो उसको कोई मुझे संभालने वाला हो, कोई मुझसे बात करने वाला हो, कोई है जो मेरा नाम लेके पुकार ले, है ना। तो वहाँ केयर चाहिए होती है। 1st से 5th तक डिसिप्लिन। अगर आपने बच्चे को 1st से 5th तक डिसिप्लिन में नहीं रखा, ये पूरी जिंदगी डिसिप्लिन में नहीं आएगा।
यहाँ True. पर उसको डिसिप्लिन की वैल्यू क्या है उसको समझानी जरूरी होती है। बिल्कुल सही। 6 से 8 तक विजन डेवलपमेंट, आपको लाइफ में क्या बनना क्या है ये 6 to 8 में आपको डिसाइड कर ही लेना है, तभी तो आप आगे जाके सब्जेक्ट लोगे। हम्म, तो ये उसका पूरा निचोड़ था जो हमने रिसर्च किया। तो इसी के बेस पे हमने जब काम स्टार्ट किया और हमने देखा, स्कूलों को ये समझाया और स्कूलों ने उस पर काम किया, तो वो बच्चे हैप्पी हैं, बच्चे खुश हैं और उनके मार्किंग बहुत अच्छे हैं और वो बच्चे मल्टीटास्किंग हैं, है ना। ओके। तो ये एक तरीका है जिससे हम बदलाव लोग, है। हाँ, जिसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम रहा आपका, बहुत अच्छा कार्य रहा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को? पेरेंट्स के लिए बस एक संदेश है कि बच्चे जो है ना वो लिमिटलेस है। बिल्कुल। हर एक काम जो दुनिया में कोई और इंसान कर रहा है वो आपका बच्चा भी कर सकता है ना। बस उसकी बाउंड्रीज खींचना बंद कर दें, उसके बाउंड्रीज जो हैं वो लगाना बंद कर दें। एक स्टोरी याद आ गई, सुनाता हूँ आपको। 2 बच्चे थे एक गांव के अंदर, 2 बच्चे थे। तो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक 6 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था। दोनों बहुत खेलते थे, दोनों साथ साथ जाते, है ना, साथ साथ खेलने चले जाते थे। तो दोनों पतंग उड़ाने के लिए निकल गए घर से, दोनों मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। खेलते 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 अचानक क्या हुआ, वो 10 साल का बच्चा था, वो कुएं में गिर गया, ध्यान नहीं दिया, कुएं में गिर गया। अब वो बच्चे ने देखा यार ये तो कुएं में गिर गया 10 साल का बच्चा। वो ढूंढने लगा आसपास, उसको आवाज़ कोई मिला ही नहीं बंदा उसको। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, वो नीचे से चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ, उसको समझ में नहीं आ रहा। अचानक उसको देखा एक बाल्टी है, उसमें रस्सी बंधी हुई है। उसने क्या करा, वो बाल्टी सीधे रस्सी मतलब कुएं में फेंक दी और अपने दोस्तों से कहा कि इसको पकड़ ले, है ना। उसने पकड़ लिया, अब इसको ये खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, और वो तब तक खींचता जा रहा है जब तक कि उसने बच्चे को बाहर निकाल दिया, है ना। अब तक यहाँ कहानी समझ में आती है। अब क्या होता है कि जब वो बच्चा बाहर आया तो ये लोग खूब मतलब खुशी से मिल रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं कि यार देखो ऐसा हो जाता क्या हो जाता, है ना। साथ में डर लग रहा है कि अब घर जाएंगे तो क्या कहेंगे, है ना। जब घर पहुंचे तो गांव में जब उन्होंने बताया कि ऐसा था, हो गया था, ये गिर गया था और मैंने इसे बाहर निकाल लिया, तो हुआ उल्टा कि लोगों ने भरोसा ही नहीं किया, हंसने लगे लोग कि क्या बात कर रहा है, ये जो बच्चा है ये 6 साल का एक बाल्टी नहीं उठा पाएगा और इसने 10 साल के बच्चे को कुएं से खींच लिया। तो सब लोग मजाक करने लगे। उसी गांव में एक बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग सब मतलब वहाँ पर उनको मानते थे। तो उसने बोला कि बच्चा ठीक कह रहा है। तो सब लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई कैसे ठीक कह रहा है, ये तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकता बच्चा और ये कह रहा है कि मैंने इस बच्चे को उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है ना, ये कैसे हुआ, जरूरी यह है कि ये बच्चा इसको कैसे कर पाया, है ना। क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय उस जगह पे दूर दूर तक कोई नहीं था उसको ये कहने वाला कि बेटा इस काम को तू नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत तो अच्छा पॉइंट। जब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हो ना बच्चे के सामने कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ये तुझसे होगा ही नहीं, है ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही आ जाता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें हैं जो कि बच्चे के अंदर बाउंड, हर किसी की अपनी एक ना क्षमता होती है, हर एक बच्चे की अपनी क्षमता होती है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी आप बच्चे की उस क्षमता को पहचानो, है ना, कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको आगे नर्चर करो, है ना। एक पेरेंट एक कार में जा रहे होते हैं, एक और याद आ गई बिल्कुल सर। एक पेरेंट ना, एक पापा जी और एक बेटा एक कार में जा रहे होते हैं, पुरानी सी कार होती है वैगन आर टाइप की, तो उस पर जा रहे होते हैं मम्मी को लेने के लिए, है ना। तो दोनों जा रहे होते हैं कार में, बगल से क्या होता है एक गाड़ी आती है, जुप से निकल जाती है ऑडी। तो बच्चा देखता है, फिर पापा को देखता है, पापा से कहता है पापा ये देखो गाड़ी निकल गई बगल से, आप कैसे चलाते हो, तेज चलाओ ना। तो कहता नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो गाड़ी बड़ी है, हमारी गाड़ी छोटी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बगल से गाड़ी आती है, मर्सिडीज बहुत तेज से जुप करके निकल जाती है। तो कहता है कि अरे पापा आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो ठीक से, बगल से गाड़ी हमें ओवरटेक करके निकल गई, आप गाड़ी क्यों नहीं, आप ठीक से गाड़ी नहीं चला, आप तेज चलाओ ना गाड़ी। तो कहता है बेटा देख हमारी गाड़ी पुरानी है, ठीक है, तो हम जो दूसरी गाड़ी चली गई हमें उसको देख के गाड़ी नहीं चलानी है, मेरी गाड़ी पुरानी, मुझे अपनी गाड़ी देख के गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। पता चला कि अगर मैं वो भी 160 की स्पीड में जा रहा है और मैं भी अगर इतना तेज चलाऊं मेरी तो 80 से ऊपर जाएगी नहीं, पता चला गाड़ी गर्म हो गई, बंद हो गई,
तो हमें अपनी गाड़ी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग गाड़ी चलानी चाहिए, हमें उसको देख के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नहीं चलानी चाहिए। तो वो बेटा कहता है पापा वही तो मैं कह रहा था कि जब बगल वाले बच्चे के नंबर 99% आते हैं, है ना, Okay. मेरे 80 आते हैं, तो आप बोलते हैं उसको तो देख, उसको तो देख, उसको तो देख। मैं कहता हूँ पापा मेरी कैपेबिलिटी तो देखो। सही बात है, बिल्कुल है ना, सही बात तो है। हर किसी की एक अपनी क्षमता है, तो आप बच्चे की कंपैरिजन ना कंपैरिजन करें। कभी भी ना करें। बिल्कुल। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे को भगवान ने कोई ना कोई गिफ्ट दे के भेजा है, बस आपने उसको जानना है, जानना समझना है है। और उसको अपने हिसाब से करने देना है। तो आप आज की डेट में उसको गाइडेंस दीजिए, डिसीजन मेकर मत बनिए उसके कि नहीं जो मेरे सपने नहीं हो पाए तू भी वही करेगा, है ना। हमारे उसके अंदर जब ये हुआ तो माता जी ने कहा ना कि देख अगर तू ये करेगा तो हम सबको सपोर्ट करेंगे, है ना, लेकिन माता जी ने कहा ठीक है जो तेरे को करना है वो कर। तो मुझे कोई बैरियर नहीं दिया। तो मैं आज अपनी लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ उस चीज़ में। और मुझे लगता कि मैं कभी भी बीएड के अंदर कितने लोगों को पढ़ा पाता, कि हो सकता है कि 100 250 1000 बच्चों को। आज हमारे साथ करीब अगर मैं काउंट करूं तो कम से कम कुछ नहीं तो 2000 से ज़्यादा टीचर्स जुड़े हैं जितने हमारी फ्रेंचाइजी हैं। 2000 से ज़्यादा टीचर्स हैं और 2000 टीचर्स के साथ में कितने स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल, है ना। तो हम आज टीचर्स को ट्रेन करते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि बेटर एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, बेस्ट स्किल बच्चों को कैसे दी जा सकती है, बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, बच्चों को इंटरनेशनल स्टेज कैसे दिया जा सकता है। उसके थ्रू हम इतने लोगों को चेंज कर रहे हैं ना, इतने हजार लोग चेंज हो रहे हैं। और आप मान के चलिए सोल्यूशन वही है जो आज की डेट में, आज जो हम देख रहे हैं जो कंडीशन हो चुकी है, आप पेपर में भी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं कि कहीं पे किडनैपिंग हो गई, कहीं पे है ना कुछ हो गया, बिल्कुल। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसका सोल्यूशन एक ही है और उसका सोल्यूशन का नाम है एजुकेशन। आप कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ लेके आइए, मैं उसको बता दूंगा, ये सिर्फ एक ही से सॉल्व हो सकती है, वो एजुकेशन है। आप बोलिए कि क्राइम बहुत है, आप मुझे बताइए कि एक बच्चा जो एजुकेटेड है उसके साथ में उसके साथ मॉरल वैल्यूज हैं। मॉरल वैल्यूज जिस बच्चे के साथ में है और एजुकेटेड बच्चा है, वो कभी क्राइम कर लेगा? नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल। है ना। आप बोलो कि मतलब कि किसी ने मतलब चोरी हो गई, अगेन क्राइम ही हो गई, है ना। आप बोले बेरोजगारी है, एक बच्चा जिसके पास एजुकेशन है और उसके पास स्किल भी है, स्किल और एजुकेशन उसके पास है, तो क्या ये जॉबलेस रह सकता है? नहीं क्या? रह सकता, छोटा स्टार्टअप भी कर सकता है। देखिए जहां पर मतलब कि प्रॉब्लम ये आई ना कि हम अपनी एजुकेशन को स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप मानेंगे मलेशिया में मैं गया था, कई ऐसे बच्चे हैं जो 8th क्लास से उन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिए हैं। वो 8th से अपने स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, 12th पूरा करते करते आफ्टर 12th वो स्टार्टअप में आ चुके होते हैं। अपनी एजुकेशन वो डिस्टेंस से पूरा करते हैं क्योंकि उनके पास विजन है कि आफ्टर 12th आपके पास इतनी एजुकेशन होती है कि आप कोई भी बिजनेस आराम से कर सकते हैं। आज यहाँ के यूथ को भी सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप रिगार्डिंग स्टार्टअप्स? हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखिए स्टार्टअप्स आप हमेशा, मैंने बोला ये जो 5 to 8 वाला जो टाइम है, इसमें आपने अपना विजन ले लेना है, क्लियर कर लेना है कि मुझे क्या करना है, और आपने 9 से स्टार्ट कर देना है ताकि 12 तक आते आते आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। ओके, है ना, क्योंकि आप, आई थिंक यहाँ के लोग तो सोच ही नहीं पाएंगे, इट्स टू अर्ली फॉर इंडियंस। प्रॉब्लम यही है ना? आप जापान में कभी आप जापान जाएंगे, आप जापान के अंदर देखेंगे कि वहां पर 8th क्लास के अंदर बच्चे जो हैं, हर बच्चे की अपनी खुद की अर्निंग है, वो अपनी फीस खुद देता है, अपनी फीस खुद दे। यहाँ पर पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मतलब ये जो बच्चा यहाँ जाएगा तो वो अपनी स्टडी से बाहर जा रहा है, उसका स्टडी टाइम कम हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि वो लोगों की सोच है। आप ये सोचिए कि टेक्नोलॉजी जब आती है ना, आप सोचिए कि पहले हम बैलगाड़ी में जाते थे, टेक्नोलॉजी आई तो हम किस में गए? कार में। और टेक्नोलॉजी आई तो हम प्लेन में। तो क्या हुआ? टाइम कम हुआ, हमारा जर्नी का टाइम कम हुआ। टेक्नोलॉजी जब एजुकेशन में आई तो क्या हुआ? टाइम बढ़ गया। पहले बच्चा 2 बजे तक स्कूल रहता है, स्कूल के बाद फिर कोचिंग जाता है, कोचिंग के बाद फिर ऑनलाइन क्लास लेता है, उसके बाद भी वो अपने प्रयासों में सफल नहीं है ना। तो रीजन क्या है कि हम लोगों ने वो जो बाउंड्रीज बना दी है ना कि नहीं ऐसा 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 ऐसा,
ये नहीं होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंधाधुंध भागदौड़ में जाएंगे, आप दूसरों को देखेंगे कि यार वो 99.9% लेके आ रहा है, बिल्कुल आप देखिए टॉप कंपनीज 99% 9 वाले बच्चों को अवॉइड कर देती, लेती नहीं है, कि उनको पता है कि ये पूरा टाइम तो एजुकेशन में रहा ना, तो इसने तो लाइफ सीखी नहीं है, प्रैक्टिकल सीखी नहीं है। आज की जो जनरेशन है, आज वाली जनरेशन है, वो जेन जी या तो मोबाइल में है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ से बाहर है। वो प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं, आपको जो सीखना है ना, वो आपको प्रैक्टिकली जाकर सीखना पड़ेगा। जब आप मिस्टेक्स करोगे तभी आपको वो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप सोचोगे हर लर्निंग नहीं है ना, सारी लाइटें आपको ग्रीन मिल जाए, नहीं पॉसिबल है। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को सिखाएं, एजुकेशन भी दें, एजुकेशन के साथ में आप स्किल्स भी उनको दें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेट देम फ्री टू डू एनीथिंग, उनको फ्री कर दें, लिमिटलेस हैं, उन्हें लिमिट्स में ना बांधें। और आपने गाइडेंस रखना है। गाइडेंस का मतलब होता है कि आपने उन पर नजर रखनी है ना, क्योंकि वो एक सही ट्रैक पे जाएं। और दूसरा कि सही ट्रैक पे इसलिए भी जाएंगे, मैंने वो जो टाइम में आपको बताया, उस टाइम पे अगर वो सही स्कूल के अंदर हैं, जहाँ पे एजुकेशन भी है, मॉरल वैल्यूज भी हैं, तो उनको कभी भी लाइफ में वो गलत हो ही नहीं सकते। कितनी भी गलत कंडीशंस आ जाएं, वो बच्चे गलत। प्रॉब्लम यही है कि हम उस टाइम पे उनको एजुकेशन तो देते हैं, मॉरल एजुकेशन नहीं देते हैं। वो दोनों की जिम्मेदारी है, स्कूल की भी है और पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स प्लस स्कूल इज इक्वल टू एजुकेशन, चाहे वो मॉरल वैल्यूज हो, टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशन। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, लाइक बच्चा के की लर्निंग स्टाइल क्या है, या तो फिर मैंने आपका ही एक प्रोग्राम था DMIT टेस्ट, तो वो काफ़ी हेल्प करता है लोगों को ये जानने के लिए कि किस तरह की लर्निंग स्टाइल है हमारे बच्चे की, या फिर फ्यूचर में वो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो आप कुछ लाइट देना चाहेंगे इस बारे में? हाँ देखिए, अगर कभी भी कंफ्यूजन ऐसा आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत मतलब कि आप मान के चल हेल्पफुल हैं, इनफैक्ट कि आपको लर्निंग स्टाइल तो कम से कम आप बच्चे का हमेशा चेक करा लें, वो इजीली भी मिल जाता है। जो ये जो ब्रेन साइंस वाला जो है आपका DMIT जो है, ये बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट क्योंकि ये विज्ञान जो है ना, ये विज्ञान इंडिया का ही है। इंडिया के अंदर क्या होता है ना कि चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, बाहर वाले उसको पेटेंट करा लेते हैं, है ना। हमारे पहले ही जो लोग होते थे ना, हाथों में शंख चक्र देख के बता देते थे कि ये चीज़ें हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा मदर वॉर्म में होता है ना, तब उसका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, और उसी के समय हमारे फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, पूरी रिसर्च है इसके ऊपर, तो उसमें उनको बताया था कि हाँ, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। हमारे ब्रेन के 10 पार्ट्स, हमारे फिंगर्स के भी 10 फिंगर्स हमारी, तो हर एक फिंगर हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आप ऐसे फिंगर रखेंगे तो प्री फ्रंटल ये पूरा आपका जो है आपके ब्रेन से कनेक्ट है। तो हर एक जो ब्रेन का पार्ट है उससे एक फिंगर कनेक्ट है ना। तो उससे वो लोग पूरा स्टडी करते हैं और ये बता देते हैं कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। कि बच्चा 3 तरीके से याद करता है, या तो विजुअल होगा, देखकर वो याद कर लेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर याद करते हैं, है ना। कुछ बच्चे होंगे आपने देखा वो पैर हिलाते रहेंगे, है ना, लिखते हैं, है ना, काइनेस्थेटिक, वो लिख कर याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उससे उनको याद होगा। तो ये लर्निंग स्टाइल होती है। अगर ये पहले बच्चों को पता चल जाए कि मेरा लर्निंग स्टाइल ये है, तो वो जल्दी मेमोराइज कर लेगा। अगर वो गलत लर्निंग स्टाइल के थ्रू आप उसको याद करा रहे हैं, है ना, बोल बोल के याद करो, हो सकता है उसका लर्निंग स्टाइल विजुअल हो और आप उसको बोल के याद करा रहे हैं, तो ये चीज़ अगर उसको पता चल जाएगी तो वो इजीली उसको मेमोराइज हो जाएगा। तो उसका क्या ये DMIT टेस्ट लोगों को डायरेक्शंस भी देता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? बिल्कुल देता है। उधर उसमें भी हेल्प करता है? किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब जो आपकी फिंगर की रेटिंग है, जो आपका ब्रेन है, उसके अकॉर्डिंग इनफैक्ट ही वो ये भी बता देगा कि ये बच्चा आने वाले टाइम पे इसके ग्रॉस मोटर्स कैसे है, मतलब ये स्पोर्ट्स में जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें, मतलब ये हर चीज़ वो बता देता है। इस पूरा जो है प्रोसेस साइंटिफिक है, तो आपको बता देगा। वो ये भी बता देगा कि हाँ, स्पोर्ट आपके लिए ठीक रहेगा, आप मैनेजमेंट आपके लिए ठीक रहेगा। तो आप उसके अंदर, मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपको जो भी उसके अंदर करियर मिलेगा, तो जो आपके खुद के इंटरेस्ट का होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें खुश रहेंगे, है ना। सही बात। और 100% देंगे। जिस करियर में आपको मजा आता है उसमें आप अपना 100% देते हैं, क्योंकि आपको उसमें टाइम लिमिट नहीं लगती है। आपको नहीं लगता कि हाँ यार 5 बज गए, आपको लगता है यार मैं तो और 1 घंटा काम कर सकता हूँ, इंटरेस्ट है आपका, क्योंकि ऐसा ही है।
तो ये एक्चुअल में इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है ना, आप हाँ। ऑनलाइन भी देख सकते हैं। नहीं, जैसे भी है, जो पेरेंट्स कंफ्यूज हैं वो जरूर अपने बच्चों का DMIT हाँ टेस्ट बिल्कुल कराएं बिल्कुल। और जाने कि उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है या Exactly. कैरियर में क्या उनको चूज करना चाहिए। हाँ, जापान के अंदर एंड की चाइना के अंदर ये पहले से ही हो जाता है, बच्चों का वो प्री एज में ही करा लेते हैं, उसके हिसाब से उनका करियर डिसाइड कर देते हैं। सबसे ज़्यादा Okay. ओलंपिक्स में मेडल कौन लाता है सबको पता है, वो सब चीज़। और ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा है। हम लोगों ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा विजुअल वाले बच्चे कौन से हैं, है ना। तो हम लोगों ने उनको अलग से बैठाया, हमने उनको विजुअल ट्रेनिंग दी। Okay. उसके थ्रू उन्होंने मेमोरी के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। वो इतने तेज बच्चे हो गए, है ना। मतलब 1 मिनट के अंदर, मतलब 30 सेकंड के अंदर सारी एशियन कंट्रीज 30 सेकंड के अंदर, हम याद भी नहीं कर पाएंगे वो बता देते हैं, है ना। सारे कंट्रीज के फ्लैग, आप फ्लैग दिखा तो वो खट से बता देंगे किस कंट्री का फ्लैग है ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, या प्रैक्टिकली साइंटिफिक प्रूफ है, आप इसको कर सकते हैं, ये हेल्पफुल है बच्चों के लिए। बढ़िया सर, हम सभी की लाइफ में लो फेज आते हैं, आपने कभी इस सिचुएशन का सामना किया? लो फेस क्या होता है, फाइनेंशियली सब चीज़ें जाती हैं। जब गवर्नमेंट ने जब ये क्लोज कर दिया था, मतलब कि तो तब तक हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। 2012-13 की बात है, तब सब अच्छा चल रहा था। 2014 में नया रूल आया, जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि ये सारे स्टडी सेंटर्स बंद कर दिए जाएँ। Okay. तो उन्होंने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास पीछे से ऑलरेडी जो हमारे पास स्टाफ था, 2 लाख रुपए हम खाली स्टाफ की सैलरीज ही देते थे, उनको मेंटेन करना था। तो उनको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी, हम किसी स्टाफ को निकालेंगे नहीं, हम उनको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। तो लेकिन जब हमने वो बंद हो गया, नया स्टार्टअप हमारे पास जब हमारे फ्रेंचाइज वाली चल रही थी, वो बहुत इनिशियल लेवल पे था। तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारे पास कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, हमने एक एक करके वो प्रॉपर्टीज़ बेचनी स्टार्ट करी, धीरे 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 धीरे। मतलब कि इनफैक्ट उस समय ये चीज़ आ गई थी कि हम ये सोचते थे, यार अब किससे मदद मांगे, अब किससे हेल्प मांगे, ये कंडीशंस हमने देखी थी। उसके बाद फिर उस कंडीशंस में भी हम लोग बाहर आए, क्योंकि वही जो दोस्त थे, जो सपोर्ट थे, जिन्होंने कहा कि करते हैं, और धीरे 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 उसको। लेकिन वो जो फेस था, मतलब कि मुझे पता है कि वो फेस उससे गुजरना कितना मुश्किल होता है ना। क्योंकि हम लोग जो होते हैं कि जब एक सर्विस क्लास फैमिली होती है ना, तो सर्विस क्लास फैमिली बहुत हर चीज़ के मामले में बड़ी सटीक होती है। अगर उनका पता है दूध वाले का इस दिन 10 तारीख को जाना है, वो 10 तारीख को उनका पहले से सेट रहता है, इस दिन ये जाना है, इस दिन ये जाना है। अगर कोई भी बंदा उनके घर पे आ जाना कि यार इनको इतने पैसे देने हैं, ये करना है, तो उनके लिए बहुत सेमफुल होता है वो चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें मतलब हमारे अंदर भी थी, तो हमें बड़ा बुरा लगता था, हमें बड़े अंदर से बड़ी गिल्ट आती थी, यार बताओ हमने मतलब क्या हो गया, कैसी चीज़ें हो गई, है ना। लेकिन जो साथ में तो कहते थे कोई बात नहीं, जब वो चीज़ निकल गई ना, तो ये चीज़ भी निकल जाएगी। आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे, किन लोगों ने आपकी मदद करी और कौन लोग आपके सपोर्ट में रहे? एक तो हमारे गुरु जो हैं, उनका मॉरल सपोर्ट और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे साथ बहुत रहा, उन्होंने बहुत सहयोग करा। कमलजीत हाँ, सर। कमलजीत सिंह तलवार जी। मेरे फ्रेंड्स जो मेरा सर्किल था, इनफैक्ट कांडपाल जी हमारे हैं, मेरे ट्रेजरर हैं, हमारी फाउंडेशन के ट्रेजरर भी हैं वो। तो होता क्या था, हम लोग रात में बैठते थे, तो मैं कांडपाल जी बोलता था, मैंने कांडपाल जी अभी स्टाफ की सैलरी देनी है, अभी यार हम लोग को ना अभी 17,000 और चाहिए, तो कैसे हो सकते हैं। तो बड़ा हंसता था वो, मतलब कहता था यार तू ना मतलब पूरा घर वर सब बिकवाएगा, है ना, कोई बात नहीं, चल हो जाएगा, कल अरेंज कर दूंगा, है ना, ऐसा। तो वो उनका है, आज भी उनका बहुत सपोर्ट है। तो वो हैं नीलकमल गुप्ता हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी, मैंने इनको बोला हो, उन्होंने मुझे कभी आज तक मना नहीं किया। कभी आपको झिझक नहीं हुई उनसे कुछ भी बोलने के लिए? खुद के आपने उनसे कुछ भी कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में होना। तो मैंने कहा फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होती हैं, दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, और ऐसे लोग जो हमेशा आपके साथ रहें। मतलब अगर कभी भी रात में भी उनको फ़ोन करो कि हाँ ऐसा है, तो वो हमेशा रेडी रहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, मतलब कि इतने, मतलब कि लोगों को मतलब साथ में मत जोड़िए, खास लोगों को जोड़िए जो आपको। और मैंने कहा ना, फेज़ आने बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे फेज़ आते हैं लाइफ में ना, जब ये लॉसेस हुआ, तो और भी लोग थे साथ में, कई सारे पार्टनर्स थे साथ में, तो उन्होंने कहा यार ये तो लॉस में है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। वो अलग हो गए,
उन्होंने उसको संभालने की जगह अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए, अपने खुद के स्टार्ट कर दिए कि यार यहाँ जाएंगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा हम अपना खुद कर लेते हैं। तो वो अच्छा हुआ। उसमें कई लोग ऐसे अलग हो गए जो कि मतलब कि अलग हो जाना चाहिए था जिनको। बिल्कुल। और जो नहीं समय ने हुए, उन्हें अलग करा। हाँ, और जो नहीं हुए वो आपको पता चल गया कि यार ये आपको अब जिंदगी भर अलग नहीं होंगे। तो वही लोग आज साथ में हैं, तो हम लोग उन्हीं को लेके चलते हैं कि अब ठीक है, ये हमें टीम मिल गई है तो वो टीम सब मैनेज कर ले। यानी लो फेज आता ही इसलिए है ताकि आपको अपने लोगों की पहचान हो। भगवान कुछ गलत नहीं करता है। भगवान हमेशा, आप जो सोच के चलते हैं, भगवान उससे कहीं आगे सोच के चलता है। तो जो वो आपके लिए करेगा ना, वो बहुत ही अच्छा करेगा। अगर आप लाइफ को मुड़ के देखेंगे ना, तो हर एक चीज कनेक्ट दिखाई देगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में वो फेज नहीं आया होता, वो ऐसा नहीं हुआ होता, तो मैंने दूसरा स्टार्टअप नहीं किया होता ना। बिल्कुल। कि अगर वो नहीं होता, अगर सोचिए कि गवर्नमेंट उस चीज को बंद नहीं कर देती, मैं इतने लॉस में नहीं जाता, तो मैं नया स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करता, है ना। जब कोरोना टाइम हुआ, चीजें वो स्कूल सारे क्लोज हो गए, है ना, तो हम न्यूज चैनल्स में आए। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके बंद होने से पहले 1 साल पहले हम आ चुके थे। 1 साल पहले हमने वो न्यूज चैनल ले लिए थे, लाइव 24। हाँ, लाइव 24, है ना। फिर अब तो चीजें क्या हुई कि भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मतलब चीजें बंद होने से पहले भगवान ने हमें एक नई चीज दे दी थी। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब भी कोई चीज बंद होने वाली है, क्योंकि स्कूल तो मैटर नहीं थी कि बंद हो जाए, है ना। मतलब कोरोना ने स्कूल भी बंद कर दिए, ठीक है, 2 साल चीजें बंद रही। लेकिन 2 साल में भी हमारे पास प्रॉपर बैकअप्स आते रहे, क्योंकि भगवान ने हमें ऑलरेडी एक चीज दे दी थी। बिल्कुल। तो भगवान जो है ना, भगवान आपके साथ है। भगवान, आप जो सोचते हो कि आपके लिए ये चीज आज गलत हो गई, 2 साल के बाद आप सोचते हो अरे ओ माय गॉड, इस वजह से हुई थी वो चीज, इसलिए वो ऐसा हो गया था, तब आप भगवान को धन्यवाद देते हो। तो मैंने बोला ना कि तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तो भगवान हमेशा साथ देता है। वेल सेड सर, बहुत अच्छी लाइन सर, बहुत अच्छी सीख है ये सभी के लिए कि ईश्वर आपके साथ है हमेशा। अभी हम लोग देखते हैं ना, जैसे इतने टाइम हो गया ना, 2000, मतलब अभी लगता है कि अभी कल ही की बात है। 2002 से आज देखिए 26 साल के आसपास हो गया। पता नहीं चला टाइम कितनी जल्दी से चला गया। बिल्कुल। 2006 में था जब हम लोग यहाँ पे, मतलब मैं ये इस ऑफिस को बना रहा था 2006 ये वाले में। सर रुद्रपुर वाले, हाँ, ओके। और 2006 से आज भी मैं उसी मेरा ऑफिस वही है, क्योंकि मैंने उसको बनाया था ना, अपने हाथों से बनाया था, तो मुझे इतना उस पर वो है, लगाव है उस ऑफिस से। तो मुझे याद है कि हम लोग वहाँ जाते थे, चीड़ की, मुझे लगता था यार सबसे महंगी लकड़ी चीड़ की है, तो चीड़ की लकड़ी हमने उसमें लगवाई थी। तो आज भी वो वैसे की वैसी है, सबसे महंगी आती थी। तो उसको मतलब जब भी मैं देखता तो मतलब पुरानी जो है ना कि क्या क्या यहाँ पर हुआ, धीरे 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 चीज़ें अपडेट, तो कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ आज भी हम वही हैं। सर आज जैसे हम देख रहे हैं कि हम सभी बहुत एजुकेटेड हैं, हमारी गर्ल्स एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के नाम पे और चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम उतना ही बढ़ रहा है। अगर हम बोलें कि विमेन सेफ नहीं है, हमारी गर्ल्स सेफ नहीं है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इन सब का सोल्यूशन देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सा, है ना। सभी चीज़ें की एक दीवार है जी, ठीक है। इस दीवार पे हजारों वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने इसमें नया कुछ लिखना है तो आप क्या करोगे? क्लीन करना पड़ेगा, है ना, मतलब इसको साफ करना है ना, खाली पेंट करो, नया लिख दो, इजी है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जिसकी वो दीवार है ना, यानी कि बड़ों की दीवार। सिर्फ 10% या 20% ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी सोच को बदलने में तैयार होते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हर एक पर्सन ना कि एक दूसरे पर पॉइंट आउट कर रहा है कि देखो, कोई अगर बोलेगा कि यार देखो यहाँ गलती है, तो क्या ना देखो उसकी दीवार में क्या लिखा हुआ है, वहाँ गलत है, वहाँ गलत है, वहाँ हर बंदा एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा है ना। तो 10% लोग जो होते हैं अपनी सोच को बदलने में तैयार होते हैं। अगर एक सोच जो बचपन में बन गई कि मेरी जो दीवार पे लिखा है वो बिल्कुल सही है, जो सामने की दीवार पे लिखा है वो गलत है, तो ये सोच जो एक बार में बचपन में बन गई, वो बन गई, वो चेंज नहीं हो सकती, है ना। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन एक ही है, जो बच्चों की दीवार है अभी, है ना, जो बच्चों की दीवार है वो एकदम प्योर है अभी, प्योर है ना, साफ है। तो एज अ एजुकेटर, एज अ पेरेंट,
हम लोगों को अभी अच्छाइयाँ गोद देनी है वहाँ पे, हजारों बातें लिख देनी है अच्छाइयों की, है ना, हजारों बातें अच्छाइयाँ वहाँ लिख देनी है अभी उनकी दीवार पे, जो कि बिल्कुल साफ है, ताकि आने वाले टाइम पे जब ये बच्चे बड़े हों और कोई इसमें बुराई लिखने की कोशिश करे तो उसको जगह ही ना मिले, है ना। बहुत वेल सेड सर। तो आप सोचिए कि आने वाला टाइम कैसे होगा जब ये बच्चे आने वाले 10 साल 12 साल के बाद जब बड़े होंगे और अपने आप से सच बोलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, इससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो दूसरे जो ने कर दिया वो कर दिया, जो मैं कर रहा हूं इसी से फर्क पड़ता है, तब चेंजेस आएगा, है ना। अब आप सोचिए जो चीजें अभी हैं, जहां पर आपने बोला महिलाएं सेफ नहीं है, जहां पे आपने बोला कि ये लोग क्राइम चल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, ये एक चीज बन चुकी है, अब वो उनका माइंडसेट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। एक रेपिस्ट है, उसको आप जेल में डाल दोगे, जेल में डालने के बाद वो 3 साल के बाद वापस आता है, फिर कुछ ना कुछ कर देता है ना। तो उनकी सोच नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये जो नई जनरेशन आ रही है इनको हम लोग अब मतलब बना सकते हैं, वही चीज एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज। और एक नया सवेरा हम देख सकते हैं, अगर हमें अच्छा समाज चाहिए तो हमें बच्चे अच्छे बनाने ही होंगे, बच्चे बनाए, सिंपल सी बात है। तो जब ये बच्चों के अंदर मॉरल एजुकेशन जो कि हमारे टाइम पे हुआ करती थी, है ना, एक नैतिक शिक्षा हुआ करती थी जो हमारे टीचर हमें पढ़ाती, अलग से पीरियड होता था उसका, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में समझ में आता था कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आज हम लोग इतने यहाँ पर पहुँचे हैं, इतने सही लोगों के साथ भी बैठे हैं, गलत लोगों के साथ भी बैठे हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ड्रिंक्स सिगरेट इन चीज़ों की तरफ हम गए नहीं। क्यों? क्योंकि वो मॉरल एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में थी। जबकि आपकी सोसाइटी देखिए, आपकी संगत देखिए, आप इंटरनेशनल जुड़े हुए हैं, आप कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी वैल्यूज को हमेशा संभाल के रखा। तो सब आपके कुछ ऊपर डिपेंड मॉरल करता है। एजुकेशन और आपके आपके खुद के ऊपर भी है सर कि आपने अपने आप है। को कितना कंट्रोल हाँ, किया। लेकिन ये सब डिपेंड करता है जो पेरेंट हैं और जो मॉरल एजुकेशन वो देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में पेरेंट्स का भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मुझे फीवर हो गया बहुत ज़्यादा, मेरे फादर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरी एज उस समय आई थिंक मैं 11th स्टैंडर्ड में था। हम गए डॉक्टर के पास, तो जब मैं उनके साथ में बैठा तो डॉक्टर ने मुझे बोला और बोला, सिगरेट पीते हो ना तुम? पापा थे, तुम सिगरेट पीते हो ना? मैं इसका आंसर दूं कि मैं नहीं पीता हूं, उससे पहले पापा बोले, कौशल ना सिगरेट पी सकता है, कौशल पी नहीं सकता सिगरेट। कहते हो ना ना आपके आजकल बच्चे ऐसे करते हैं, आपको बताते नहीं, सब करते हैं। कह रहे करते होंगे, कौशल नहीं कर सकता। ठीक है, अब इतना बिलीव उनका मेरे ऊपर था, तो वो बिलीव था तो कभी भी ऐसा होता था कि कभी कोई दोस्त बैठे, उन्होंने कहा यार ये, तो मुझे वो याद आता था कि यार कौशल नहीं पी सकता, तो मैंने कभी भी उसको टच नहीं किया, क्योंकि वो पेरेंट्स का बिलीव था। तो बिलीव जो होता है पेरेंट्स का अपने बच्चे के ऊपर इतना काम करता है कि अगर आप बिलीव करेंगे ना कि यार ये बच्चा गलत नहीं कर सकता, बच्चा कभी गलत नहीं करेगा। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब्दुल कलाम ने भी ये कहा है ना कि अगर आप एक समाज चाहते हैं जहाँ पे खूबसूरत मस्जिद निवास करते हो, तो 2 लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, पेरेंट और टीचर। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपकी, बहुत सारा सीखने को मिला। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव द प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बिल्कुल परफेक्ट लाइंस कौशल सर के लिए। अ पर्सन हु इज़ वेरी काइंड, डाउन टू अर्थ एंड एवरी टाइम रेडी टू हेल्प अदर्स। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा सब कुछ, स्टोरीज आपकी बहुत मोटिवेशनल रही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है ये जो आपने मंच दिया है लोगों को, ये सही में एक सही जगह है जहाँ पे लोगों की बातों से वो लोग जो उनको सुन रहे हैं उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। कई स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार ये अगर लॉस हो गया तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन वो जब ये ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार उनके साथ भी लॉस हुआ होगा, है ना। जब वो ओवरकम कर गए तो हम भी कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से एक उनको हौसला मिलता है और एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर।